ओके, तो रक्त पित्त चिकित्सा विल बी रिवाइजिंग टुडे. इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर, तो शायद एक लेक्चर में रिवाइज हो जाएगा. जो हमने जैसे ज्वर को 2 लेक्चर लगे थे, तो रक्त पित्त चिकित्सा विल बी रिवाइजिंग इन 1 लेक्चर ओनली. इसमें एक चीज ध्यान में रखने जैसी ये भी है कि जो पहले 8 चैप्टर हैं, फर्स्ट 8 चैप्टर्स ऑफ फर्स्ट 8 चैप्टर्स नहीं, थर्ड चैप्टर से 10th चैप्टर तक, मतलब ज्वर चिकित्सा से अपस्मार चिकित्सा तक जितने भी चैप्टर्स हैं, when you are going for exam, it is always better that you read the निदान स्थान of these 8 chapters also. The reason, क्योंकि चिकित्सा निदान के बगैर अधूरी है, तो कभी कभी निदान के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या निदान से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. एंड यू कैंट से दैट हमने सर पढ़ा नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है. तो देयर मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड, लेकिन इनडायरेक्टली रिलेटेड चीजों को एक बार निदान स्थान में भी पढ़ लेना चाहिए. बाकी कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ निदान स्थान के 8 अध्याय एक बार पढ़ लेने का जरूरत है. व्हाट आई हैव डन इज, ज्वर में भी रक्त पित्त में भी निदान से जो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें लगी हैं उसको मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट तो कर दिया है, बट फिर भी एक बार इट इज ऑलवेज बेटर टू रीड निदान स्थान ऑफ दीज 8 चिकित्सा. ओके, तो रक्त पित्त की चिकित्सा. सबसे पहले रक्त पित्त की निरुक्ति. रक्त पित्त को रक्त पित्त क्यों कहते हैं? तो रक्त पित्त को रक्त पित्त इसलिए कहते हैं क्योंकि पित्त जो है वो रक्त का स्वरूप प्राप्त कर लेता है. पित्त रक्त का स्वरूप प्राप्त कर लेता है, मतलब पित्त जो है वो रक्त जैसा दिखना चालू हो जाता है, तो इसीलिए उसको रक्त पित्त कहते हैं. पित्त प्रकोपित होता है, रक्त के साथ संसर्ग कर लेता है, तो रक्त के साथ पित्त मिल जाता है और रक्त के समान वर्ण और गंध प्राप्त कर लेता है. रक्त के समान वर्ण और गंध प्राप्त कर लेता है, तो हम पित्त को अलग से समझ नहीं सकते. हमको उस रक्त में ही पित्त का आभास होता है. पित्त को अलग से समझ नहीं सकते, रक्त में ही पित्त का आभास होता है. You can take this as the blood is loaded with enzymes, or there is a lot of transformation which is going inside blood, which is not there in the normal course. There are a lot of enzymes or lot of substances which are not there in the normal course. And जैसे हमने पहले रक्त पित्त के पहले लेक्चर में देखा था कि this can be corresponded to different clotting factor issues which are carried out in blood. उसके बाद रक्त पित्त का निदान. रक्त पित्त के निदान में रक्त प्रकोपक और पित्त प्रकोपक दोनों चीजें आती हैं. रक्त प्रकोपक और पित्त प्रकोपक दोनों चीजें आती हैं. क्यों? क्योंकि पित्त का प्रकोप होने के बजाय, मतलब विदाउट द प्रकोप ऑफ पित्त रक्त पित्त कैन नॉट हैपन. तो पित्त के प्रकोपक सभी चीजें आएंगी ही, साथ ही में उस पित्त को रक्त में स्थान संश्रय करने को जगह मिलनी चाहिए, इसीलिए रक्त प्रकोपक चीजें भी आएंगी. क्योंकि रक्त अगर स्ट्रांग होगा, रक्त धातु पुष्ट होगा या रक्त धातु सार होगा, तो उस पित्त को उस रक्त में इट विल नॉट अलाउ, द रक्त विल नॉट अलाउ द पित्त टू हैव स्थान संश्रय देयर. तो इसीलिए रक्त में भी विकृति होनी चाहिए और पित्त में भी विकृति होनी चाहिए. तो दोनों प्रकार के निदान दिखते हैं, रक्त विकृति वाले भी और पित्त विकृति वाले भी. तो वैसे तो आश्रय आश्रयी भाव से रक्त और पित्त एक ही आश्रय आश्रयी में रहते हैं. रक्त जो है वो पित्त का आश्रय आश्रय है, तो इसीलिए इन दोनों के जो प्रकोप के लक्षण है या इन दोनों के जो निदान है व्याधियों के, वो बहुत सारे सेम मिल जाते हैं, बहुत सारे निदान सेम मिल जाते हैं. तो रक्त पित्त निदान में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेज? वन इज उष्ण तीक्ष्ण आहार. उष्ण और तीक्ष्ण आहार ये दोनों भी पित्त प्रकोपक और रक्त प्रकोपक है. उसके बाद आम्ल और कटु रस युक्त भोजन. आम्ल और कटु रस युक्त भोजन ये दोनों भी पित्त प्रकोपक है और कटु रस तो रक्त प्रकोपक भी है. आतप और अग्नि का सेवन. आतप और अग्नि मतलब धूप और, या तो गर्मी में ज्यादा रहना, धूप में ज्यादा रहना, या आग के पास ज्यादा रहना.
तो आतप और अग्नि का सेवन, ये भी दोनों चीजें रक्त और पित्त दोनों को प्रकोप करती है। और अन्न का विदाह स्पेसिफिकली रक्त का, रक्त के रोगों का निदान माना जाता है। अन्न का विदाह मतलब अन्न पड़े पड़े सड़ जाता है, जल जाता है, एंड वॉट एवर इज, जो भी कुछ चीज जली है वो एब्जॉर्ब होके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से कहाँ जाएगी? इट विल गो इनटू द लिवर। All substances which are absorbed from the digestive tract pass through the liver. Liver is the processing factory of the body. तो इसीलिए all substances which are absorbed from the gastrointestinal tract go through the liver. तो liver में चली जाएगी और ये सब अन्न के विदाह से उत्पन्न हुए जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो आम हैं, तो वो लिवर में जाके बैठ जाएगा या लिवर को तकलीफ देगा। तो इसीलिए अन्न का विदाह रक्त के दुष्टि का प्रमुख कारण है। रक्त पित्त के पूर्व रूप यहाँ नहीं दिए हुए, हमारे चिकित्सा स्थान में नहीं दिए हुए, लेकिन निदान स्थान में दिए हुए। रक्त पित्त के पूर्व रूप में अनन्नाभिलाषा मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होना, अविपाक खाना खाया हुआ नहीं पचना, शुक्त उद्गार, शुक्त मतलब या तो कड़वा या दुर्गंधी या विचित्र उद्गार, ऐसा उद्गार जो नॉर्मल उद्गार नहीं, नॉर्मल उद्गार गंध और वर्ण, गंध और इससे रस से रहित होता है। प्राकृत उद्गार जो होता है वो गंध और रस से रहित होता है। तो शुक्त उद्गार मतलब जला हुआ या खट्टा उद्गार आना, ये भी रक्तपित्त का पूर्व रूप है। धूमायन, धूमायन मतलब बदन में से धुआं निकलना या ऐसा लगना कि जल रहा है, कहीं कुछ बदन में जल रहा है, तो धूमायन। रक्तगंधी श्वास, जो श्वास आता है, अगर आपने कभी, आई डोंट नो इफ यू हैव टेकन द स्मेल ऑफ ब्लड, बट द स्मेल एंड ब्लड डज हैज अ स्मेल। जितनी भी कार्निवोरस एनिमल्स जो ये करते हैं, शिकार करते हैं, वो ब्लड के स्मेल पे करते हैं, वो दे स्निफ। तो ये ब्लड का जो स्मेल है दैट इज अ आयरनिश स्मेल, मतलब आयरन के अलग अलग कंपाउंड से स्मेल आता है। तो वैसे ही रक्तगंधी श्वास रक्त पित्त में आता है एज अ पूर्व रूप। शरीर में उष्णता बढ़ जाती है, मल और मूत्र का वर्ण और गंध विपरीत हो जाता है। सो व्हेन देयर इज इंटरनल हिमरेज, अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इंटरनल हिमरेज हो रहा है तो व्हाट हैपेंस इज द मल गेट्स विवर्ण, मल जो ब्लड है वो पच के नीचे आएगा, तो मल जो है वो विवर्ण हो जाता है। साथ ही साथ जो आयरन रीएब्जॉर्ब होगा वो किडनी से एक्सक्रीट हो जाएगा, इसीलिए मूत्र भी विवर्ण हो जाता है। मूत्र ज्यादा करके हाई कलर्ड यूरिन बोलते हैं उसको, हाई कलर्ड यूरिन, बिकॉज द एंजाइम्स और द पिगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्लड बाय द लिवर आर इंक्रीज्ड। तो इसीलिए मूत्र का भी वर्ण बदल जाता है। और रक्त और पीत पदार्थों का दर्शन, चीजें लाल दिखने लगती हैं या चीजें पीली दिखने लगती हैं, ऐसा कहा गया। अब ये लाल और पीली चीजें क्यों दिखने लगती हैं? तो देर माइट बी एन इंटरनल हिमोरेज इन द आई ऑल्सो इन द विट्रियस ह्यूमर। रेटिना मतलब पोस्टीरियर चेम्बर में भी अगर ब्लड लॉस हुआ है या पोस्टीरियर, क्योंकि आंख भी एक ऑर्गन है, एक आंख भी एक क्या कहते हैं उसको, द्वार है। नेत्र इज ऑल्सो अ द्वार। तो अगर आंख में पोस्टीरियर चेम्बर में, वैसे आज तक मैंने तो पेशेंट नहीं देखा, लेकिन दिस कैन बी अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो अगर आंख में पोस्टीरियर चेम्बर में ब्लड लॉस हो गया तो वॉट एवर थिंग इज कमिंग, इट इज जस्ट लाइक यू आर यूजिंग अ रेड कलर, यू आर यूजिंग अ रेड कलर्ड ग्लास, आपने लाल कलर का गॉगल लगाया हुआ है, तो जो भी चीज दिखेगी वो लाल दिखेगी। तो इसीलिए रक्त और पीत पदार्थों का दर्शन बोला है। बहुत टाइम हमको ऐसा लगता है कि जितना भी वर्णन आयुर्वेद में किया है वो सब एग्जैजरेटेड है, एग्जैजरेटेड है, या फिर ऐसा कभी हो सकता है क्या, ऐसा लगता है। बट दिस इज व्हाट इज डिराइव्ड फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशनल साइंस। रक्त पित्त के पेशेंट शायद, आज कैसा है, आज हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा है, हमारे पास डायग्नोसिस के ये ज्यादा है, डायग्नोसिस हम ज्यादा तरह से कर सकते हैं। वी हैव लॉट ऑफ ब्लड टेस्ट, इमेजिंग। उस टाइम पे ये कुछ नहीं होता था, तो देयर प्रोबेबली एट दैट टाइम पेशेंट्स यूज टू
रीच द डॉक्टर एट अ लेटर स्टेज। तो शायद इसीलिए ये रक्त पित्त पदार्थों का दर्शन वगैरह ऐसे चीजें आती हैं, आज की तारीख में ये दिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद रक्त पित्त की संप्राप्ति, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रक्त पित्त की संप्राप्ति और रक्त पित्त का साध्या साध्यता। ये दो चीजें इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ चिकित्सा सूत्र। तो रक्त पित्त की संप्राप्ति में क्या होता है, आंखें बंद करके देख लो। पित्त जो है वो उष्ण तीक्ष्ण आतप सेवन, उसके बाद अन्न की विदाह से, आम्ल कटु रस के सेवन से बढ़ गया है। ये पित्त बढ़ के कहाँ चला जाता है, रक्त के स्थान में चला जाता है। रक्त का स्थान कौन सा है, यकृत और प्लीहा, वहां जाके ये रक्त के साथ मिक्स हो जाता है, रक्त के साथ मिक्स हो जाता है, रक्त को दूषित करता है और रक्त के साथ मिक्स हो जाता है। जब ये रक्त के साथ मिक्स हो जाता है तो वहां से वो चलता है और रक्त के साथ पूरे शरीर में घूमता है, पूरे शरीर में संचार करता है रक्त के साथ। जब वो पूरे शरीर में संचार करता है तो अलग अलग धातुओं को इरिटेट करता है। इरिटेट करने के बाद मांसादी धातु जो है वो उसको फ्लश करने के लिए अपना जलीय अंश या जलांश जो है वो रक्त में छोड़ देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। जो जितना जल का पार्ट रक्त में होना चाहिए उससे ज्यादा जल का पार्ट रक्त में आ जाता है। तो इसीलिए रक्त की क्वांटिटी बढ़ जाती है, रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। मात्रा बढ़ जाने से क्या हो जाता है कि रक्त का प्रेशर भी बढ़ जाता है, सिंपल है। तो ये रक्त की बढ़ी हुई मात्रा, अगर केवल पित्त, सिर्फ पित्त बढ़ा हुआ है, बाकी कोई दोष बढ़ा हुआ नहीं है, वन टाइप, या फिर अगर वात भी बढ़ा हुआ है तो वात भी रक्त से संसर्ग कर लेता है। अगर कफ बढ़ा हुआ है तो कफ भी रक्त से संसर्ग कर लेता है। और शरीर से पित्त युक्त रक्त का त्याग होता है, शरीर से पित्त युक्त रक्त का स्राव होता है या त्याग होता है। दिस इज द संप्राप्ति। ये पूरी संप्राप्ति है। संप्राप्ति में 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स है। तो ये 7 स्टेप्स याद रखने हैं। अगर आप द बेस्ट वे टू रिमेम्बर संप्राप्ति इज आइदर टू बाय हार्ट द श्लोक, श्लोक को बाय हार्ट करना। अगर आपको श्लोक बाय हार्ट नहीं हो रहा तो बेस्ट वे इज टू बाय हार्ट द फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट को बाय हार्ट करने के लिए द बेस्ट वे इज टू विजुअलाइज। एक बार फ्लो चार्ट को पढ़ो, पढ़ने के बाद आंखें बंद करो और विजुअलाइज करो कि ये पित्त है, ये पित्त अपने मुंह से लेके कारण आ रहे हैं अलग अलग, उससे पित्त बढ़ गया है। ये पित्त जो है ये यकृत में चला गया, रक्त स्थान में चला गया, वहां से ये रक्त के साथ मिक्स हो गया, मिक्स होके ये शरीर के अन्य अन्य भाग में जाने लगा। फिर जब वो मांसादी धातु के पास गया तो मांसादी धातु ने उसमें जलीय अंश डाल दिया। जलीय अंश की वजह से रक्त की मात्रा बढ़ गई और ये मात्रा बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई मात्रा में ज्यादा जगह आ गया तो वात भी आ गया या पित्त भी, अपना कफ भी आ गया। ये दोनों का संसर्ग हो गया और संसर्ग होने के बाद संसर्गित दोष वाला रक्त या केवल पित्त वाला रक्त जो है वो शरीर में जो जो भी जगह पर पॉसिबल है, बिकॉज इट इज बैक प्रेशर ज्यादा है, तो जहां जहां से भी पॉसिबल है, जहां जहां की भी धमनियां या जहां जहां की भी ब्लड वेसल्स वीक हैं, वहां वहां से वो बाहर निकल फट कर बाहर निकलना चालू कर देता है। तो दिस इज द मोस्ट इजी वे टू अंडरस्टैंड और रिमेम्बर अ संप्राप्ति, आंखें बंद करके विजुअलाइज करना। 30 संप्राप्तियां हैं, जो 30 संप्राप्तियां आपको विजुअलाइज करनी है। उसमें से कोई कोई संप्राप्तियां तो एकदम 2 2 3 3 लाइन की हैं, इतनी बड़ी भी नहीं है। जितनी बड़ी ज्वर की या रक्त पित्त की संप्राप्ति थी इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन एक बार आपने संप्राप्ति का फ्लो चार्ट विजुअलाइज कर लिया सो इट इज वेरी इजी टू राइट इन द एग्जाम। शायद श्लोक लिखेंगे तो 4 या 5 लाइन में खत्म हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम इसका तमक श्वास का जो श्लोक है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन बाकी सब श्लोक जो हैं वो 2 या 3 लाइन में खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फ्लो चार्ट बनाओगे तो यू कैन इजीली पुट आउट अप टू 14 लाइन्स फॉर द सेम संप्राप्ति। तो कभी कभी जो श्लोक भी बाय हार्ट करते हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि श्लोक भी लिखना और संप्राप्ति का फ्लो चार्ट भी निकालना। तो व्हाट हैपेंस इज पूरा एक पेज संप्राप्ति से ही भर जाता है। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेम्बर अ संप्राप्ति। 240 સિવાય મારા પડે सर मैडम मेरे को कुछ बोला? नहीं ना? ओके, तो रक्त पित्त के रूप। अब रक्त पित्त का रूप क्या होगा?
रक्त पित्त के रूप जो हैं उसमें व्याधि प्रत्यनिक रूप आते हैं और दोष के हिसाब से रूप आते हैं। व्याधि प्रत्यनिक या कार्डिनल सिम्टम क्या आएगा? कार्डिनल सिम्टम ये आएगा कि रक्त पित्त तभी व्याधि को कहते हैं जब शरीर से कोई भी द्वार से रक्त निकलना चालू हो जाता है। दैट इज द रूप ऑफ रक्त पित्त। तो पित्त से संसर्ग हुआ हुआ रक्त शरीर के द्वारों से स्राव होता है या इनका शरीर के द्वारों से त्याग होता है। दैट इज द व्याधि प्रत्यनिक लिंग और व्याधि प्रत्यनिक रूप, द कार्डिनल सिम्टम ऑफ द डिसीज। ये सिम्टम जब तक नहीं आता हम उसको रक्त पित्त का नाम नहीं दे सकते। जैसे ज्वर में कार्डिनल सिम्टम क्या था? देहेंद्रिय मन संताप। देहेंद्रिय मन संताप वाज द कार्डिनल सिम्टम। जब तक देह में संताप नहीं आता, देह में गर्मी नहीं पैदा होती, तब तक हम उसको ज्वर का नाम नहीं दे सकते। तो कार्डिनल सिम्टम इज रक्त का शरीर के अलग अलग अंगों से, अलग अलग द्वारों से बाहर निकलना इज द कार्डिनल सिम्टम ऑफ रक्त पित्त। अब द्वार कौन कौन से हैं? टोटल 9 द्वार हैं, 7 ऊपर 2 नीचे। और ऊपर वाले जो 7 हैं उसमें 2 नेत्र, 2 कर्ण, 2 नासिका और 1 मुख। मतलब कान, नाक, आंख और मुंह, सभी चीजें एक ही जगह पर हैं आजू बाजू। ध्यान रखने की जरूरत है, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान और 1 मुंह, इतना जो है ये ऊर्ध्वगत है। अब अधोगत कौन कौन से हैं? एक आगे से, एक पीछे से। एक गुद जो है वो अधोगत है और एक उपस्थ जो है वो अधोगत है। तो ये दोनों उपस्थ में, स्त्रियों में दोनों ये आ जाते हैं, क्योंकि पुरुषों में तो सेम ही ट्रैक्ट रहता है। यूरिनरी ट्रैक्ट एंड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज द सेम इन मेल्स, बट इट इज डिफरेंट इन फीमेल्स। तो यहाँ पर उपस्थ से फीमेल का वजाइना भी टेकअप कर लिया है और यूरेथ्रा भी टेकअप कर लिया है। तो एक गुद और एक उपस्थ, ये व्याधि प्रत्यनिक है। अगर ऊपर से आता है रक्त तो ऊर्ध्व रक्त पित्त, नीचे से आता है तो अधोग रक्त पित्त। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं अलग अलग दोष के हिसाब से। तो वातज रक्त पित्त, पित्तज रक्त पित्त, कफज रक्त पित्त। पित्तज रक्त पित्त अलग से नहीं है, वो तो केवल पित्तज है, उसमें कोई भी अन्य धातु का साथ नहीं हुआ है या संसर्ग नहीं हुआ है। तो वातज है, कफज है और पित्तज है, केवल पित्तज। और इसी के साथ साथ एक सन्निपातज भी है, मतलब जिसमें तीनों दोष बढ़े हुए हैं। वातज भी बढ़ा हुआ है, वात भी बढ़ा हुआ है, कफ भी बढ़ा हुआ है और पित्त भी बढ़ा हुआ है। तो वातज रक्त पित्त जो है उसमें रुक्ष, उष्ण और तीक्ष्ण आहार विहार लेने से वातज रक्त पित्त की उत्पत्ति होती है। रुक्ष, उष्ण और तीक्ष्ण। उष्ण तीक्ष्ण तो पित्त के प्रकोप के लिए है और रुक्ष जो है वो वात के प्रकोप के लिए है। कारण पित्तज रक्त पित्त जो होता है या केवल पित्तज जो होता है वो उष्ण, तीक्ष्ण और विदाही। उष्ण तीक्ष्ण जो है वो इसके लिए है, पित्त के लिए, और विदाही जो है वो रक्त के लिए है। कफज रक्त पित्त में उष्ण और स्निग्ध, उष्ण और स्निग्ध। स्निग्ध जो है वो कफ के लिए कारण हो जाता है और उष्ण जो है वो पित्त के लिए का या रक्त के लिए कारण हो जाता है। सन्निपातज में सर्वदोष, मतलब उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाही, ये सभी चीजों का एक साथ मिश्रण होकर जो रक्त पित्त उत्पन्न होता है वो सन्निपातज रक्त पित्त है। अब इनका जो अलग अलग, मतलब जानने की अलग अलग डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो दिया है, दैट डिपेंड्स ऑन द कलर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ ब्लड। जो बाहर रक्त निकलता है वो किस तरह का है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसका वर्ण क्या है। व्हाट आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज द वर्ण ऑफ रक्त और ऑफ द रक्त विच इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी डिटरमाइंस। इससे हमको ये जानकारी मिलती है कि वो वातज है, पित्तज है, कफज है या सन्निपातज है। तो वातज रक्त पित्त में क्या होगा? वातज रक्त पित्त में ध्यान रखिए हमेशा, वातज कोई भी चीज होती है जो शरीर से बाहर निकलती है वो 2 तरह की होती है। एक सफेद होती है, एक तनु होती है। तनु मतलब पतली, सफेद मतलब झागदार, जिसमें झाग ज्यादा आता है। तो तनु मतलब पतली और सफेद, सफेद मतलब झागदार। कोई भी चीज वातज, वातज मतलब मूत्र हो, मल हो, कोई भी चीज जो वातज प्रकार में आता है वो सफेद और तनु निकलता है। जैसे वातज अतिसार में सफेद मल निकलता है और पतला मल निकलता है, तनु मल निकलता है। वैसे ही वातज रक्त पित्त में भी सफेद और तनु रक्त निकलता है। उसके बाद वर्ण,
पित्त का वर्ण हमेशा गोमूत्र वर्णी या कषाय वर्णी, कषाय मतलब हम जो काढ़ा बनाते हैं वो, उसके वर्ण का, डार्क कलर, हाई कलर। और गोमूत्र वर्णी या फिर हरिद्र वर्णी, पीत वर्णी, ये सब पित्त के वर्ण है। और पांडु वर्ण ये कफ का वर्ण है। वातज का अरुण या कृष्ण वर्ण जो है वो वातज का वर्ण है। अरुण वर्ण या ब्लैकिश रेड या कृष्ण ब्लैकिश, तो ये जो है ये वातज के वर्ण है। तो जहां पर भी वर्ण से रिलेटेड कोई भी व्याधि में लक्षण आते हैं तो उसमें ध्यान रखिए, ये चीजें ध्यान रखने जैसी हैं कि वर्ण एक बार आपने समझ लिया, पित्त का वर्ण क्या है, कफ का वर्ण क्या है, तो उस हिसाब से आप वातज, पित्तज और कफज अलग अलग व्याधियों में अलग अलग वर्ण लिख सकते हो। अब वर्ण दिखते कहाँ हैं? वर्ण दिखते हैं या तो आंख में, या तो स्किन पे या नेल्स पे, और या तो मलमूत्र में। वर्ण दिखते हैं या तो आंख में, नेल्स पे, स्किन पे या मलमूत्र में। तो ये जो पार्ट्स हैं यहाँ पर इसके वर्ण दिख जाते हैं। अब यहाँ पर वर्ण कहाँ दिखेगा? यहाँ पर वर्ण दिखेगा रक्त में। तो रक्त जो है वो कृष्ण सफेद तनु रुक्ष होता है वातज, कृष्ण सफेद तनु और रुक्ष। पित्तज में कषाय वर्णी, डार्क कलर्ड कषाय के जैसा गोमूत्र वर्णी, और पित्त गंधी जिसके स्मेल में पित्त आता हो, और समथिंग सम विचित्र स्मेल आता है जिसको, तो पित्त गंधी रक्तस्राव होता है। और कफज में पांडु वर्णी होता है। कफज में हमेशा सांद्रता ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है। द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस कमिंग आउट ऑफ द बॉडी विल ऑलवेज बी मोर इन कफ। जैसे व्रण में जब कफज व्रण है, पित्तज व्रण में लिक्विड ज्यादा आता है, लेकिन कफज व्रण में स्लफ स्लफ ज्यादा आता है। पित्तज व्रण होता है तो उसमें ऊजिंग आउट ज्यादा होता है, लेकिन कफज व्रण में स्लफ ज्यादा आता है, क्योंकि कफ जो है वो सांद्र होता है, इट इज मोर डेंसर, तो सांद्रता ज्यादा आती है, सस्नेह होता है ऐसा रक्तस्राव। और सन्निपातज में तो आप तीनों लिख सकते हैं, या फिर त्रिदोष के मिश्र लक्षण आते हैं ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद आता है रक्त पित्त का साध्यासाध्यत्व। रक्त पित्त का साध्यासाध्यत्व, तो रक्त पित्त के साध्यासाध्यत्व जो दिए हैं वो 3 प्रकार से दिए हैं: दोषानुसार, गतिनुसार और बाकी कारणों के अनुसार। दोषानुसार, गतिनुसार और बाकी कारणों के अनुसार, ठीक है। साध्यासाध्यत्व रक्त पित्त का बहुत डिटेल में वर्णन किया हुआ है। तो रक्त पित्त में अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो 3 ही चीज में आएगा: एक, रक्त पित्त की संप्राप्ति; 2, रक्त पित्त का साध्यासाध्यत्व; 3, रक्त पित्त का चिकित्सा। ये 3 चीजों में बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, बाकी सब चीज छोटे छोटे क्वेश्चन के। तो रक्त पित्त का साध्यासाध्यत्व देखते हैं। दोषानुसार रक्त पित्त 3 प्रकार का होता है: एक दोषज, द्विदोषज और त्रिदोषज। एक दोषज जो होता है एक दोषज जो होता है वो यूजुअली पित्तज होता है, यूजुअली पित्त, केवल पित्तज होता है एक दोषज। द्विदोषज जो होता है वो या तो वातज हो सकता है या तो कफज हो सकता है, क्योंकि पित्त तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। और त्रिदोषज जो होता है उसमें तीनों दोष होते हैं, ठीक है। तो दोषानुसार 3 प्रकार हैं, मतलब रक्त पित्त के भेद भी साध्यासाध्यत्व में ही आ जाते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रक्त पित्त ऑल्सो कम इन द साध्यासाध्यत्व। तो एक दोषानुसार भेद है, एक दोषज, द्विदोषज और त्रिदोषज। तो एक दोषज को उन्होंने कहा है कि एक दोषानुगम साध्यम, नीचे श्लोक दिया हुआ है, ये एक ही अगर बाय हार्ट कर सकते हैं तो ये एक ही श्लोक बाय हार्ट करना बहुत हो जाएगा, और नहीं तो फिर ये टेबल बाय हार्ट करना है। एक दोषानुगम साध्यम द्विदोषम व्याप्यमुच्यते यत् त्रिदोषम असाध्यम। तो एक दोषज जो है वो साध्य है, क्योंकि ज्यादा करके पित्तज रहता है, रक्त और पित्त आश्रय आश्रयी भाव से रहते हैं। पित्त की जो चिकित्सा है वही रक्त की चिकित्सा है, इसीलिए एक दोषज रक्त पित्त को हम साध्य मानते हैं, ठीक है। उसके बाद आई एम पुटिंग द लिंक फॉर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स, काइंडली गिव द अटेंडेंस। तो उसके बाद आता है द्विदोषज। द्विदोषज को उन्होंने याप्य बोला है। तो वातज या कफज रक्त पित्त अगर है तो वो याप्य कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि पित्त तो होने ही वाला है।
और पित्त और वात के कुछ गुण जो हैं वो अलग है, पित्त और कफ के कुछ गुण जो हैं वो अलग है, लेकिन कुछ गुण जो है वो सेम है। तो अगर उन गुणों से, अगर पित्त भी स्निग्ध है और कफ भी स्निग्ध है और स्निग्ध गुण ये रक्त पित्त की वृद्धि में सबसे मेजर गुण है, तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि स्निग्ध गुण की चिकित्सा करेंगे तो पित्त के भी स्निग्ध गुण की चिकित्सा हो जाएगी और कफ के भी स्निग्ध गुण की चिकित्सा हो जाएगी। लेकिन अगर रक्त पित्त जो है वो सांद्र से, रक्त के सांद्रत्व से बढ़ा हुआ है या डेंसिटी से बढ़ा हुआ है, तो पित्त तो सर है और ये जो है कफ जो है वो सांद्र है। तो अगर सांद्रत्व को कम करने के लिए सर गुण वाली दवाइयां देंगे तो कफ तो कम हो जाएगा लेकिन पित्त बढ़ जाएगा। कभी कभी लोग पूछते हैं कि सर आप ये कैसे बोल रहे हो, गति अनुसार कफ को जो साध्य बताया है और आप तो चरक ही बोल रहा है कि द्विदोषज जो है वो याप्य है, जबकि नीचे ही उसने दिया है कि कफ कफज जो है वो तो साध्य है। तो उसका रीजन ये है कि कफज यूजुअली साध्य होता है, लेकिन अगर कफज में ऐसे कोई गुण, मतलब पित्त के विपरीत गुण से वृद्धि होकर कफज रक्त पित्त हुआ है, तो एक को कम करने जाएंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरे को कम करने जाएंगे तो पहला बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सभी प्रकार के कफज साध्य नहीं होते। अगर कुछ ऐसे कफज हो जाए जिसमें पित्त का और कफ का गुण विपरीत है, तब वो कफज रक्त पित्त भी याप्य हो जाता है। ये चीज समझ में आई? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, सो व्हाट वी विल डू is we will stop this lecture and we will start a new meeting.